स्टार्ट करना है हम लोगों को या वेट करना है उन लोगों का? स्टार्ट कर दो मैडम, वो आ जाएंगे। ओके ठीक है। चलिए, कल की तासिका मतलब हमारी पिछली जो तासिका थी, उस पिछली तासिका में आप लोगों ने बहुत अच्छे से उसे समझाने का प्रयास किया था, याद आ रहा होगा आपको। पात्रों की चर्चा कौन कर रहा था? हेलो। पूजा करने वाली थी मैम। पूजा नहीं जुड़ी क्या अभी? नहीं। हाँ ठीक है। तो चलिए, एक का कथा वस्तु का बहुत अच्छे से हो गया था, शायद नीलोफर ने किया था ना? कथा वस्तु किसने किया था? प्रियंका ने या नीलोफर ने? चलिए, पात्रों पर चर्चा करते हैं हम लोग। कौन 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 जुड़ा हुआ है, बात करना स्टार्ट कर दीजिए। हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा आपको? हेलो। हेलो। हाँ मैम। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? नहीं। नहीं? एक मिनट रुक जाइए। अभी? अब दिख रही है। ओके। हाँ, अब तक हम लोग कथा वस्तु पर बात कर चुके हैं। कथा वस्तु के पश्चात आते हैं पात्र, चरित्र, चित्रण। हम सभी लोगों ने तत्वों पर पिछली तासिका में बात की थी। आज की तासिका में हम कथा वस्तु हो गया है, अब हम पात्रों पर चर्चा करेंगे। ठीक है? कौन पढ़ना चाहता है? आप में से कौन पात्रों को पढ़ना चाहता है? सेमिनार नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, क्या प्रॉब्लम है? मैम मैं पढ़ती हूँ। कौन है आप? आपका नाम? रीना। हाँ, रीना। आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है पता है ना बेटा? नहीं मैम। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दीजिए। पढ़िए। आप किस समय सरगम, आप सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, विषय का नाम बताइए, मार्गदर्शक जो है, जिनके मार्गदर्शन में सेमिनार चल रहा है, और मेरा आज का जो तत्व है वह पात्र तथा चरित्र चित्रण पर हम चर्चा करने वाले हैं, ऐसा बताइए। स्टार्ट नाउ। मेरा नाम रीना सपकारे है और मैं आपको पात्र तथा चरित्र के बारे में बताने वाली हूँ। पात्र तथा चरित्र चित्रण। कृष्णा शोक्ति जी के उपन्यास में पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत स्वाभाविक ढंग से तथा प्रामाणिकता के साथ किया है, क्योंकि वे भी उसमें एक पात्र है। इस उपन्यास के सभी पात्र लेखिका से संबंधित है, जो कथा कथन जो आगे बढ़ाने में सहायक है। समय सरगम उपन्यास के कुछ मुख्य पात्र निम्नानुसार है। अरण्या, यह उपन्यास वृद्धों की दुनिया पर लिखा गया है। इस उपन्यास की मध्यम वर्गीय नारी पात्र अरण्या है, जो उम्र के अंतिम दौर से गुजर रही है। अरण्या अकेली रहती है। समय सरगम उपन्यास की नायिका अरण्या ने जीवन में अविवाहित रहने का निश्चय किया है। एकांत पतित का अरण्या अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है। पुरुष प्रधान समाज में
वैवाहिक जीवन के अंतर्गत नारी अनेक यातनाओं यातनाओं और समस्याओं से जूझती रहती है। मध्यम काल में पवित्रता धर्म का पालन केवल नारी की जिम्मेदारी मानी जाती है। आर्थिक रूप में स्वतंत्र न होने से उसे पूर्ण रूप से पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आधुनिक युग में विवाह के संबंध पर परस्परागत दृष्टिकोण बदल रहा है। फिर से आधुनिक पढ़िए, नारी फिर से पढ़िए ये वाक्य आप। कौन सा मैम? लेकिन आधुनिक युग में। लेकिन आधुनिक युग में विवाह के संबंध में हम्म। परंपरागत दृष्टिकोण परस्परागत क्या है? परस्परागत फिर से एक बार। परंपरागत दृष्टिकोण बदल रहा है। बस रुक जाइए आप। आधुनिक हेलो रीना जी, आप बताइएगा हमें कि आधुनिक युग में विवाह के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण बदल रहा है, इस वाक्य से आप क्या तात्पर्य लेते हो? क्या है इस मतलब वाक्य? हमारी पीढ़ी हाँ बोलिए। बदल रही है तो बिल्कुल सही है बेटा, बताओ तो सही, बोलो तो सही आप। देखिए। मतलब पहले जमाने में हाँ जी मैम, बोलो बोलो बोलो। पहले जमाने में परंपरा अलग अलग हुआ करती थी। अब थोड़ा सा बदल रहा है, ऐसा उसका अर्थ होता है। कैसी बातें बदल रही है जैसे? मतलब पहले दहेज लिया जाता था तो अब कोई कोई नहीं लेता। हाँ और बिल्कुल सही है। और किसी को कुछ कहना है परंपरागत दृष्टिकोण से तात्पर्य क्या है, ये हमारा सवाल है। और ऐसे ही बीच बीच में आप सभी को एक दूसरे के सवाल करने हैं और आप ही को उसका समाधान करना है। बस पढ़ते जाना है ऐसा नहीं है, पढ़ना है मतलब उसे समझकर पढ़ना आपको। ओके। देखिए बेटा कि आधुनिक युग में विवाह के संबंध में परंपरागत दृष्टिकोण बदल रहा है से तात्पर्य। मैम मैं बताऊँ क्या? वेरी गुड, बताइए कौन जुड़ गया अभी? पूजा। हाँ बोलो। ये आप ही का मैम पॉइंट, आप लेट से जुड़े हो आज। आपकी ओर से कुछ ना कुछ पार्टी होने वाली है। बोलो। मैम इसका मतलब ये है कि जैसे पहले के जमाने में जब शादी की जाती थी तब एज नहीं देखी जाती थी। वेरी गुड। मतलब कोई बड़ा हो उसके साथ में भी शादी कर दी जाती थी तो हमें वो स्वीकारना ही पड़ता था। हम्म। लेकिन आज का जो युग है उसमें ऐसा हो गया है कि शादी करते समय ज्यादा एज का कोई देखता भी नहीं है और शादी करने से पहले दोनों का मिलाव भी करते हैं, दोनों की बातचीत भी कराते हैं। पहले के समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। बेस। जैसे सपोज अगर 18 साल की लड़की है, उसकी अगर 45 साल के लड़के से शादी कर दी जाती थी, अगर घर वाले डिसाइड करते थे तो उसे करनी ही पड़ती थी। बहुत बढ़िया। और और आजकल हम तो लव मैरिज भी कर लेते हैं, है ना। देखिए जैसे आधुनिक विवाह की पद्धति है और पुराने प्राचीन परंपरागत हमारे जो दृष्टिकोण था उसमें चेंजेस आ गया। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? देखिए ऐसी मेंटेलिटी होनी चाहिए, हर वाक्य को लेकर आपके दिल और दिमाग में प्रश्न उभर कर आने चाहिए कि यहाँ पर ऐसा वाक्य दिया गया है तो इसका मतलब क्या है, हमें बताओ। और जब एक दूसरे के साथ आप, इसे ग्रुप डिस्कशन कहते हैं बेटा, एक पढ़ रहा है और दूसरा उस पर चर्चा कर रहा है, दैट्स कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन। और ये ग्रुप डिस्कशन के भी मार्क्स होते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। नहीं, हाँ पढ़िएगा बेटा रीना, टू बी कंटिन्यू। जी मैम। आधुनिक नारी आर्थिक रूप से स्वातंत्र्य होती जा रही है। विवाह नारी के लिए जीवन की अनिवार्यता नहीं है। अकेली जी कर भी सार्थक जीवन जीना संभव है, ऐसा मानने वाली आरण्या आरण्या
परिवार के पवित्र सुबद्धता में विश्वास नहीं करती। आरण्या का मत है कि व्यक्ति का विकास परिवार परिवार के घुटन भरे वातावरण में संभव नहीं है। हर व्यक्ति का विकास परिवार के घुटन वातावरण में संभव नहीं है। हर व्यक्ति को अपने बलबूते पर सार्थक बनना होगा। वह अपने अकेले जीवन के बारे में क्या हुआ रीना? लाइन गुम गई मैडम में। ऊपर है ना, यहाँ पर चल रहा है, देखिए हमारा एरो दिखाई दे वह रहा है। अपने हाँ मैम, वह अपने अकेले जीवन के बारे में ईशान से कहती है कि मैं विश्वास के साथ साथ करती हूँ कि मैंने आज तक जीवन का उत्साह उमंग उमंग से जिया है। मैं कभी अकेलेपन से उबी नहीं। अरण्या कृष्णा सोबती के सभी नारी पात्रों में सबसे सशक्त समझी जाती है। अरण्या अंतिम दौर से गुजर रही है, लेकिन जीवन का उत्साह उसमें आज भी है। उसकी हम उम्र दमयंती मृत्यु से भयभीत है, लेकिन आरण्या उम्र के बाकी दिनों को अधिक उत्साह में और आनंद में जीना चाहती है। वह एक एक पल को जीना चाहती है, एक अनुभव को समेटना चाहती है। अरण्या का मानना है कि आगे बढ़कर क्षण को पकड़ ले जो तुम्हारा है। यह शाम, यह क्षण, यह बारिश लप लप कर हथेली में समेट लो। एक बार चुक गई तो हमेशा के लिए खिसक जाएगी। बस सन से बूढ़ी पर स्टॉप। ये वाक्य जो है, ये वाक्य बेटा आप लोगों के लिए, सभी के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट है। ये वाक्य आरसी के लिए पूछा जा सकता है कि आगे बढ़कर क्षण को पकड़ लो जो तुम्हारा है। यह शाम, यह क्षण, यह बारिश लपक कर अपने हथेली में समेट लो। एक बार चुकी तो हमेशा के लिए खिसक जाएगी। प्रस्तुत अवतरण कैसे उसे आप लोग स्पष्ट करोगे बताओ, कैसे स्पष्टीकरण करोगे? मानते हुए चलिए आपको ससंदर्भ स्पष्टीकरण ये आता है ना, बताया ना आपको इसके पहले। यस मैम। हाँ, तो कैसे लिखोगे आप? ये वाक्य दिया गया है, यहां से लेकर आगे से लेकर जाएगी तक आपको ये वाक्य दिया गया। ओके, और इस वाक्य के साथ आपको संदर्भ स्पष्टीकरण करना है। कैसे करोगे बताओ? मैम पहले तो लिखेंगे कि समय सरगम यह उपन्यास कृष्ण सुप्ती जी के द्वारा लिखित है। इसके यह उपन्यास वृद्ध अवस्था पर आधारित है। यह उपन्यास में आरण्य यह नारी पात्र है। आगे किस संदर्भ में बताई गई यह बात आपको पता चल रही है क्या? ये समय सरगम के संदर्भ में चल रही है, समय को अपने हाथों में समेटने की बात कर रही है। ठीक है, तो बस जो शीर्षक दिया गया है उसी शीर्षक के आधार पर आपको आगे बढ़ना है कि यह जो प्रस्तुत अवतरण है, यह प्रस्तुत अवतरण अरण्या के हृदय की मानसिकता का अवतरण है और कुछ नहीं, क्योंकि वह समय को अपने हाथों में समेटना चाहती है और समय के मूल्य को हम सबके सामने रखने का प्रयास कर रही है। और समय क्या है, तो उस समय को, उस क्षण को पकड़ने की भरसक प्रयास करें। और जो वाक्य आपको दिया गया है उस वाक्य को आप रेफरेंस के तौर पर डाल दीजिए कि यह प्रस्तुत अवतरण समय सरगम इस उपन्यास के आधार पर लिया गया है। और अंत में हमें यह वाक्य इस प्रकार की सीख देकर जाता है कि हमें अपने मूल्यवान समय को
उस क्षण को पकड़ लेना है, चाहे वह समय शाम का होता है, क्षण का होता है या बारिश का होता है, उन सभी को हमें अपने हथेली में समेट लेना है, क्योंकि एक बार यदि समय निकल जाता है तो हमारे हाथों से सारा जो जीवन है वो खिसक जाएगा। इस प्रकार से प्रस्तुत अवतरण समय के मूल्य को प्रतिपादित करने का प्रयास करता है। इस प्रकार आप लोग वहां पर लिख सकते हो। क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, बढ़े आगे। यस मैम। हाँ रीना जी, प्लीज कंटिन्यू बेटा। जी मैम। 1 मिनट रुक जाइए आप रीना, हाँ थोड़ा सा वो और बड़ा चलेगा। कर दूं बेटा इसे। नहीं मैम चलेगा। हाँ, अब क्लियर हो गया आपको, अब पढ़िए। जी मैम। तन से बूढ़ी पर मन से जवान आरण्या पेशे से लेखिका है। उनके पड़ोस में ही ईशान नाम का बुजुर्ग रहता है। ईशान विदुर है। उनकी पत्नी की मृत्यु हुई है और उनका एक लौता बेटा भी मर गया है। जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचे दोनों पड़ोसी पड़ोसी मात्र नहीं मित्र भी है। वे एक दूसरे के घर चाय पीने जाते हैं, घूमने घूमने के लिए साथ साथ जाते हैं। वे दोनों दोस्ती तो निभाते हैं, पर उनके विचारों में बड़ा अंतर है। अरण्या अपने आप को व्यस्त रखना चाहती है। बूढ़ी पीढ़ी से वह बिल्कुल भिन्न है। वह जिंदगी के जीने की कला जानती है। अरण्या पारिवारिक झंझटों से मुक्त है। उनका विचार है कि परिवार के अंदर अंदर व्यक्ति को व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध होता है और ईशान ईशान परिवार को सुरक्षा की नीड़ मानता है। दोनों के व्यक्ति महत्व में काफी भिन्नता है, लेकिन मित्रता के एक प्रादर्शी सूत्र ने दोनों को बांध रखा है। अरण्या और ईशान की जन्म भी, तारीख भी एक है। मैं और आप दो व्यक्ति। अरण्या पूर्णता आधुनिक विचारों से बनी है। उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं। यह आत्मविश्वास ही उनके विकास की पीढ़ी है। अरण्या पढ़ी लिखी आधुनिक नारी है। अपने फैसले स्वयं करना जानती है। अच्छे बुरे का चुनाव स्वयं करती है और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती है। अरण्या दूसरों पर आश्रित बिल्कुल नहीं है। स्वावलंबी बनना चाहती है। उसमें आत्मविश्वास की उसमें आत्मविश्वास है कि वह अपनी जिम्मेदारी खुद उठा उठा सकती है। वह नई प्रगतिशील विचारों को मानती है। रूढ़ी परंपरा और बंधनों में वह संघर्षरत दिखाई दिखाई देती है। रूढ़ी परंपरा से चले आ रहे नियमों को आंखें बंद कर स्वीकारना उसके नियमों के खिलाफ है। वह जीवन दर्शन ईशान के सामने व्यक्त करते हुए कहती है कि अपना कुल धर्म अधिकारों की लड़ाई और आपका ज्ञान प्रतिज्ञा से जियो। सुलह सफाई है। अरण्या अपने अधिकारी को के अरण्या अपने अधिकारों को लिए लड़ना चाहती है। उनकी सहेली दमयंती जब अपने बहू बेटे के अत्याचार सहते हुए देखती है, तब अरण्या दमयंती को प्रतिकार करने का साहस देती है। अरण्या का एकांकी जीवन मजबूरियों का परिणाम नहीं, बल्कि अनुभव का सार है। आज समाज में कुछ हो रहा है, उसकी उसकी सच्ची अभिव्यक्ति अरण्या में बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन की ओर इशारा अरण्या करती है। अरण्या का एकांकी
एकांकी जीवन परिवार के प्रति टूटी अवस्था और स्वावलंबन के सहारे अकेले आनंद की अनुभूति के साथ जीने का साहस भारतीय नारी के बदलते स्वरूप को उजागर करता है। आरण्या एक आधुनिक, शिक्षित और स्वावलंबी नारी है। अपने अस्तित्व के प्रति सजग है। अरण्या समाज व परिवार का विरोध नहीं करती। वह उन बेड़ियों को तोड़ना चाहती है जो परस्परवादी है। अरण्या क्या के है? माध्यम से क्या है? परंपरावादी है। हाँ। अरण्या के माध्यम से कृष्णा सोबती ने तमाम आधुनिक शिक्षित नारियों की आवाज को बुलंद किया है। ईशान रिटायर अफसर है। उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। 2 बेटियां जो बाहर पढ़ रही है। एक बेटा था जो दुर्घटना का शिकार हुआ है। वे दो पड़ोसी जो बाहर नहीं वो 2 पड़ोसी में रहती है, साथ घूमते फिर से हैं पढ़ो, और फिर से पढ़ो फिर से। वे दोनों पड़ोस में रहते हैं। हाँ, वे दोनों पड़ोस में रहते हैं। साथ में घूमते हैं, साथ भोजन चाय लेते हैं। जीवन के संध्या काल में अरण्या का आना ईशान के तन मन का हरा कर देता है। अरण्या अकेली है। ईशान भी अकेला है। अपने फ्लैट को लेकर अरण्या परेशान है। उस पर लोन था। वह फ्लैट बिक्री करती है। यह बात वह ईशान को बताती तक नहीं, क्योंकि वह जिम्मेदारी दूसरों पर सौंपना नहीं चाहती। फ्लैट को बेचने के बाद वह किराए पर मकान लेना चाहती है, किंतु अकेली बूढ़ी औरत को किराए पर कौन मकान देगा। उसने अपनी दोस्त विनीता के घर में रहने का फैसला किया है। यह बात जब ईशान को पता चलती है, तब उसने अरण्या को अपने घर में रहने का प्रस्ताव रखा है। तब सोचने के लिए अरण्या ने समय मांगा। दोनों जानते थे कि जो वक्त बीत गया, एक दूसरे के जाने बिना ही पुराने कैलेंडरों में खो गया। उसे तो लौटाया जा नहीं सकता, पर आज से जुड़ी कुछ दिनों अपना तो बनाया जा सकता है। अरण्या ईशान के निमंत्रण को स्वीकार करती है और अपने शेष जीवन के सुख दुख को साथ बांटने है। ईशान को समक्ष अपनी स्थिति प्रकट करते हुए अरण्या कहती है, ईशान में निपट मध्यम वर्ग हूँ और उसमें गर्व महसूस करती हूँ। सिखाया गया है कि वक्त देखो, उसके अनुरूप कदम उठाओ। अरण्या एक जिंदादिल नारी है। अपने अस्तित्व के प्रति सजग है। मृत्यु का उसे भय नहीं। जीवन जीने की इच्छा और आत्मविश्वास की नींव पर वह खड़ी है। इन दोनों
का व्यक्तित्व बूढ़े जिंदगी और नए सिर से देखने को हम बाध्य करते बाध्य करते हैं और सच्चाई और इशारा करते हैं कि प्रेम कभी मरता नहीं। वृद्ध अवस्था वृद्ध अवस्था में बिना शादी के अरण्या ईशान के पास रहती है। बत- दमयंती और एक कामिनी। मिनट रीना, रुक जाइए जी बेटा। मैम। पूजा, यस मैम। ये पॉइंट आपका था, ब्रीफिंग में बता दीजिए। यहाँ तक ईशान के पास रहती है, तब तक फास्टली फटाफट बताइए कि इसमें से आपने क्या क्या लिया, अरण्या का और ईशान का आपने क्या लिया, इनटू ब्रीफ में बता, बिना देख। मैम आरण्य जो हाँ मैम, मैं बिना देखे बता दूंगी। गुड, बोलो। आरण्य जो टावर में आओ बेटा, आज क्या हुआ? पूजा। है उसने शादी, उसकी एक मृत्यु हो गई और उसका ये कि वो बाहर पढ़ती थी। ईशान अकेले रहता था, अरण्या भी अकेले रहती थी, वह दोनों पड़ोसी थे। ईशान आरण्य जो है उसे परिवार परिवार के घुटन भरे माहौल में रहना पसंद नहीं था, और जो ईशान है वो उसको मतलब परिवार के साथ रहना अच्छा लगता था, वो परिवार में मिलजुलता था। दोनों के विचार काफी अलग अलग थे। ईशान और अनन्या का जन्मदिन एक ही दिन आता है, और जो अनन्या है वो मध्य वर्ग नारी है, वो अपने फ्लैट को बेचना चाहती है, लेकिन वो अपनी परेशानी जो वो किसी को बताना भी नहीं चाहती है, ताकि कोई परेशानी में पड़े ऐसा वो नहीं चाहती है। फिर वो सोचती है मुझे भाड़े से तो कोई रहने नहीं देगा, तो मैं भाड़े से तो कोई रहने नहीं देगा, तो मैं मेरे सहेली के घर जाके रहूंगी। ये बात ईशान को जब पता चलती है तो ईशान कहता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। तो वो पुराने कैलेंडर बीत गए ऐसा समझ लो, और आगे का जो वक्त है उसे एक दूसरे को समझने में अरण्य साथ में चाय नाश्ता करते थे, साथ में घूमने जाते थे। अरण्या जो है वो एकदम अंदर से स्ट्रांग और स्वतंत्र नारी है, और ईशान और अरण्या बहुत ही अच्छे दोस्त है। और ईशान की पत्नी लक्ष्मी जो वो दमयंती है, उसकी मृत्यु से जो अरण्य है वो हम उम्र से भयभीत हो चुकी है, लेकिन अरण्या जो है उसे मृत्यु का कोई भी डर नहीं है। वो हर पल आराम से जीना चाहती है, हर पल खुशी से जीना चाहती है, उन्हें अपनी मुट्ठी में लपेटना चाहती है। जो अरण्या है वो कहती है कि जो व्यक्ति का विकास है वो परिवार के घुटन भरे जो माहौल रहता है, जैसे जॉइंट फैमिली रहती है तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं घर में, तो उसमें संभव नहीं है। अरण्य का कहना है कि वह घुटन भरे माहौल में नहीं, बल्कि जो अकेलेपन में रहते हैं ना, उसमें संभव है। वेरी गुड। जो अरण्या है वो कृष्णा सोबती जी का जो यह समय सरगम उपन्यास है, इनमें से सबसे संयुक्त मतलब अंडरस्टैंडिंग वाली नारी पात्र है। आरण्या बुढ़ापे में अकेली भी रहती है। आरण्या जो है वो तन से बूढ़ी है, लेकिन मन से एकदम जवान है। उनके विचार बहुत ही अच्छे और यूनिक है। वेरी गुड, चलिए पढ़िएगा बेटा। ईशान और अनन्या मात्र पड़ोसी नहीं। ठीक है, बोलो। मैं पढ़ू का दमयंती और कामिनी का? ठीक है, पढ़िए। दमयंती रीना और जी, कामिनी दोनों रीना जी, थैंक मध्यवर्ती यू। नारी है, जो वृद्ध अवस्था के कारण जी मैम, दमयंती का हमको परिवार आपको देना चाहिए। भरा पूरा है। उसके परिवार में बहू बेटे रहते हैं, हुए भी वह अपने परिवार को अपेक्षित महसूस करती है। उसके सगे बेटे उसके अपने घर में गैरों जैसा बर्ताव करते हैं। वह घर की मालकिन है, पर उसे हालात नौकर की तरह हुई है। युवावस्था में अपने आकर्षक चुलबुलेपन, चुस्ती व मनोरंजन स्वभाव के कारण मशहूर दमयंती वृद्धावस्था में अपने उपेक्षा होती हुई देखी कुठित है। क्या है, फिर से पढ़ो।
पढ़ी फिर से, युवावस्था में से वाक्य पढ़ो, कुंठित हो जाती है। फिर से पढ़ो, युवावस्था में से वाक्य फिर से पढ़िए। युवावस्था में अपने आकर्षक चुलबुलेपन, चुस्ती व मनोरंजन स्वभाव के कारण मशहूर दमयंती वृद्धावस्था में अपनी उपेक्षा होती हुई देख कुंठित हो जाती है। दमयंती को अपने मित्रों को बैठाने के लिए बैठक में जगह भी नहीं है। उसके घर के सामान पर उसका अधिकार नहीं है। उसे अपने बेटे बहू को इजाजत से कमरे के बाहर निकाल। दमयंती आरण्या को कहती है, बच्चों की ऐसी हरकत मांग रहा है। डॉक्टर के पास गई तो पीछे से बहू ने मेरा दीवान उठाकर अपने कमरे में रख लिया। कहा उसे पसंद है। सुनो, मुझे इस कमरे से निकलने की इजाजत नहीं है। मैं डाइनिंग रूम में अपने मेहमानों को नहीं बिठा सकती। अपनी हम उम्र दमयंती को हेलो, हेलो, हेलो।